हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरू करते हैं क्लास 7 की जो हमारी दुनिया अध्याय 4 को पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, वायुमंडल की इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश की थी, और इसमें हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने वायुमंडल की हर कंपोनेंट को जाना था और कैसे हमारे लिए इतनी उपयोगिता है और कैसे आवश्यक है। तो इसके बारे में हमने जान चुका। आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। वायुमंडल का संगठन। संगठन का मतलब वही होता है कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन मतलब इनकी वर्गीकरण, कितने क्या पाए जाते हैं और कैसे होते हैं और इनमें क्या क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो वायुमंडल का संगठन मतलब वही हुआ कि वायुमंडल की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है। शाम घिर आई थी, यानी शाम हो गई थी। सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। रमेश ने पूछा, मैं जब गुब्बारा फुलाकर हवा में ऊपर करता हूँ तो यह ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है? सीमा ने राधा से पूछा, राधा तुम बताओ तो। राधा ने कहा, मुझे नहीं पता। सुरेश बोला, मैं बताता हूँ, देखो जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। चूंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, अतः वह ऊपर की ओर उठती है। देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू। शाम हो चुकी थी, सभी बच्चे घर के ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारे वाला यानी बैलून वाला एक तरफ से गुजर रहा है। बच्चों ने क्या किया? गुब्बारा खरीदा, लेकिन सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा जो था हवा में उड़ रहा था। लेकिन रमेश ने पूछा, मैं जब गुब्बारा खरीदा और फुलाकर हवा में ऊपर करता हूँ तो ऊपर की ओर नहीं जाता है। मतलब कि जब वो खुद से हवा भरता है तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाला जो गुब्बारा होता है उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। इसलिए क्या होता है कि जब रमेश बताता है कि जब वो गुब्बारा फुलाकर ऊपर की तरफ डालता है तो वो गुब्बारा ऊपर की तरफ हवा में नहीं उड़ पाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है। जबकि गैस वाला गुब्बारा जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए वो ऊपर उड़ जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की होती है, यानी लाइट होती है। कौन सी चीज़? हाइड्रोजन गैस। इसलिए हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस से भरी हुई बैलून ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। राधा ने पूछा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है? यहाँ पे राधा सवाल करती है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है? वायुमंडल में गैसों का वितरण देखिए, कौन कौन सी गैस है। नाइट्रोजन 78.03%, यानी नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03%। ऑक्सीजन 20.99%, यानी कि 21% ऑक्सीजन का प्रतिशत है। आर्गन की प्रतिशत देखा जाए 0.94%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01%। कुल कितना हो गया? 100%। देखिए, तो ऐसे गैसों का वितरण है हमारे वायुमंडल में। तो याद रहना चाहिए, नाइट्रोजन कितनी है तो 78%, ऑक्सीजन कितनी है तो 21%, आर्गन कितनी है तो 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम 0.01%, यानी कि कुल 100 यानी 100%। तो ऐसे क्या है, हमारे वायुमंडल में अलग अलग तरीक़ों की गैसें हैं, और इन्हीं के बारे में तो बात कर रहे हैं कि हमारी
कंपोजिशन क्या है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में हमारे यहाँ पे पता चला कि बहुत सारे तरीकों के गैस है जिसकी प्रतिशत में इतनी इतनी प्रतिशत है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो क्या है, नाइट्रोजन की प्रतिशत है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन की है। ठीक है। संघनन क्या है, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है जिनसे बाद में वर्षण होती है, संघनन कहलाता है। देखिए संघनन क्या कहलाता है, तो संघनन वह चीज़ होता है, एक तरह से प्रक्रिया है, यानी कि जिसमें क्या होता है, जलवाष्प यानी कि जल की वाष्प जो होता है सूक्ष्म कणों के यानी छोटी छोटी कणों के आसपास में एकत्रित होता है, जिसके बाद क्या होता है, ये वर्षण होती है यानी वर्षा की तरह होता है, उसे संघनन कहलाता है। सीमा बोली वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित है जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन 20.9% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। देखिए यहाँ पे सीमा बोलती है कि वायुमंडल में कई गैस उपस्थित है, जैसे कि हमने देखा बहुत सारी गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा है जिसमें 78.03% और ऑक्सीजन का 20.9% है। राधा ने कहा, मैंने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही है। राधा कहती है कि मैंने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस जो होती है उनके बढ़ने के कारण यानी बढ़ती है तो उनके कारण दिक्कत हो रही है। रमेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खास श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। देखिए रमेश कहता है कि बिल्कुल आप ठीक बोल रही है राधा को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके प्रेजेंस में क्या होता है, पेड़ पौधा जो होते हैं, हमारे प्लांट जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा क्या करता है, भोजन यानी कि फूड वो लोग बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, जानना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके कारण पौधा भी अपनी खुद की भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं जिसके कारण पर्यावरण की पूरी जो खास श्रृंखला जो होता है यानी कि जो खास श्रृंखला जो होता है और अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है और इसका इस तरह पृथ्वी पर सैक ऊष्मा बनी रहती है जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। गाइस ये थोड़ा सा हमको दिख नहीं रहा है तो इसको मैं कर लूँगा। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। देखिए जो हमारा प्रेजेंट टाइम जो है उसमें हम लोग जो मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है, जो हमारा मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा जो हो रही है वो ग्रोथ कर रही है यानी वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है, यानी जब अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, गैस सोख लेती है। इसी कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है और इसके कारण क्या होता है, भूमंडलीय यानी भूमि पे जो तापमान जो है टेम्परेचर हो रही उसकी वृद्धि यानी बढ़ रही है। जलवायु की दशाओं में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी जो क्लाइमेट की जो हमारा दशा जो है वो भी चेंज होता जा रहा है यानी कि बदलती जा रही है तथा भूमंडलीय तापमान हो रहा है। राधा ने पूछा, इससे क्या परेशानी होगी। राधा यहाँ सवाल करती है कि इससे परेशानी क्या होगी। सीमा ने बताया, इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं।
कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, वहाँ के लोग भी दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। साथ ही जलवायु में परिवर्तन आ सकता है, परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। देखिएगा तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे राधा पूछती है, राधा परेशान होती है और सीमा बताती है इसको। राधा जब सवाल करती है और परेशान होती है कि इससे आखिर क्या होगा जब तापमान बढ़ेगी, तो सीमा क्या बताती है कि जब तापमान बढ़ेगी तो हमारे ध्रुवों तथा ऊंचे भाग में जो हमारे पर्वत पे जो हमारे बर्फ़ है यानी आइस जो है वो मेल्ट करेगा, पिघलेगा। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, समुंदर के जल स्तर यानी कि जो हमारा वाटर लेवल है उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा यानी वृद्धि होगी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो हमारा तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या होगा, जल का स्तर यानी कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और जिससे तटीय भाग क्या होगा, जलमग्न। जलमग्न का मतलब जल अत्यधिक हो जाएगा। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि जितने भी द्वीप है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया कि गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए, वहाँ के लोग भी दूसरी जगह यानी पलायन कर रहे हैं। यानी पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं, मतलब वहाँ छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं रहने के लिए। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है, यानी इसके साथ जलवायु यानी क्लाइमेट में भी चेंज आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु भी लुप्त हो सकते हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त, यानी कि पौधा, कुछ पशु यानी कि ख़त्म हो सकते हैं, वो हमारे पृथ्वी से ख़त्म हो सकते हैं, यानी दिख नहीं पाएंगे अब। यानी इसका कारण ये है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश की कि कैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रही है तो कैसे हमको दिक्कतों की सामना करनी पड़ेगी। राधा ने पूछा, क्या ठंडे प्रदेश में ऐसा ही है? राधा यहाँ पे पूछती है क्या ठंडे प्रदेश यानी जो ठंडे जगह है वहाँ पे भी ऐसा ही है? सुरेश ने कहा, नहीं, ठंडे प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। यानी जो हमारा ठंडे प्रदेश है, यानी जो जहाँ पे कोल्ड वेदर रहता है, वहाँ पे जो हमारा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है कृषि उत्पादन के लिए, वहाँ पे क्या होता है, यानी जो उचित तापमान है, जो तापमान चाहिए वो मिल नहीं पाता है, उसका अभाव हमेशा यानी कमी रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। ऐसे स्थिति में वहाँ के लोग जो होते हैं कांच यानी कि शीशा या प्लास्टिक की पारदर्शी मतलब जहाँ वैसा वस्तु जिससे मतलब क्या होता है, प्रकाश यानी आर पार कर जाए यानी दिख जाए, पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह क्या कहलाता है? यह ग्रीन हाउस कहलाती है। ग्रीन हाउस मतलब वहीं जो बाहर नहीं निकल पाती। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है, और इसके लिए क्या होता है, उनके सब्जी यानी जो वेजिटेबल के उत्पादन के लिए क्या होता है, उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ठंडे प्रदेश में लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक और जो कांच होता है उनके घर बनाते हैं, जिससे क्या होता है, सूर्य की किरण प्रवेश तो करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है, और जब निकलेगी नहीं तो उसमें रहेगी और उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसी के मदद से वो क्या करते हैं, वो अपनी सब्जियां उगाते हैं। वायुमंडल की संरचना। रमेश ने पूछा, क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? सीमा बोली, हाँ, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। देखिए, वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर यानी वायुमंडल की संरचना को देख रहे हैं। यहाँ पे रमेश क्या कहता है, पूछता है
कहता है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है, यानी कि जो हम पृथ्वी पर रहते हैं उसके ऊपर भी कोई परत है। सीमा कहती है हाँ, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया गया है। यानी वायुमंडल का अगर विस्तार देखा जाए, फैला हुआ जो है 1000 किलोमीटर, कहाँ से? पृथ्वी से। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान, यानी हाइट के साथ साथ वायुमंडल का तापमान यानी टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव यानी चेंज होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बरहिम मंडल। राधा ने पूछा ये मंडल क्या है, इनका क्या महत्व है? राधा यहाँ पे सवाल करती है और पूछती है ये मंडल क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस यानी महत्व है। सुरेश ने कहा मैं तुम्हें इन मंडलों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्षोभ मंडल, यहाँ पे कितने मंडल के बारे में पढ़ा? 5 मंडल के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहला मंडल क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। यानी यह वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे निचली और इम्पोर्टेंट लेयर है। परत को इंग्लिश में लेयर बोलते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। यानी कि जो हमारा वेदर रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, यानी मौसम से संबंधित परिवर्तन इसी मंडल में होती है। किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो सबसे पहले अगर आपको सवाल है कि क्षोभ मंडल क्या है, तो आपको बताना है क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की। वायुमंडल में वैसे तो 5 परतें हैं, जिसमें सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? मौसम संबंधित यानी वेदर रिलेटेड जितनी भी परिवर्तन होती है इसी मंडल में होती है। और इसकी औसत ऊंचाई जो होता है 13 किलोमीटर है, यानी 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। यानी क्षोभ मंडल जो है उसकी ऊंचाई यानी हाइट व विस्तार सभी स्थानों पर यानी कि एक समान सेम नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। यानी जलवाष्प और धूलकण क्या होता है? ज़्यादा मिलते हैं। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाए मौसम संबंधित यानी वेदर रिलेटेड घटना कौन से मंडल में होती है, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल में। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम हो जाता है, और इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हाइट पे क्या होता है? तापमान यानी टेम्परेचर कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। देखिए क्षोभ सीमा किसको कहते हैं? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। देखिए तो सबसे नीची मंडल को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। और इसके ऊपर समताप मंडल को पढ़ेंगे अब। समताप मंडल, क्षोभ मंडल हमने देख लिया। दूसरा मंडल समताप मंडल, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल आएंगे। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका फैलाव कितना है ये याद रखना है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। यार इस मंडल में 20 किलोमीटर नीचे की तरफ टेम्परेचर जो होता है वो स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ाने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है जो कि याद रखिएगा। सबसे पहले समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के बाद आती है। दूसरी चीज़ अगर कोई पूछे कि हवाई जहाज़ जो उड़ाई जाती है वो किस मंडल में उड़ती है, तो वो समताप मंडल में। वायुमंडल का जो लेयर जो है जो समताप मंडल है, यानी क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज़ को उड़ाया जाता है।
तीसरा यह है कि इस मंडल में ओजोन की परत भी पाई जाती है। तो O3 ओजोन जो होता है वो किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि जो हार्मफुल रेज जो होता है उसको सोख लेता है। ठीक है। तीसरा क्या है, मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है, यानी कि देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, यानी मिडिल वाला, जो मध्य मतलब मिडिल यानी बीच, मध्य मंडल या समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है, मतलब यहाँ हाइट के बाद क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, यानी यह जो मंडल है वो क्या करता है, अंतरिक्ष से जो आती है उल्का पिंड उसको क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि जैसे ही उल्का पिंड इस मंडल में प्रवेश करता है घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो मध्य मंडल याद रखना है, इसका करीब जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर है। और यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान क्या होता है, टेम्परेचर घटता है यानी कम होने लगता है। यह मंडल जो है अंतरिक्ष से जो क्या होता है, उल्का पिंड, एक पिंड है जो कि क्या होता है, वो आता है तो उसे क्या होता है, घर्षण के कारण जला देता है, जिसके कारण वो आ नहीं पाता है, तो उसकी भी रक्षा करता है कौन, मध्य मंडल। चौथा आयन मंडल या बारहमंडल। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है, यानी वायुमंडल की इस परत में जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं आयन मंडल में, तो क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। बारह मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे रेडियो का तरंग जो है वो किस मंडल से प्रसारित होता है, तो वो आयन मंडल से होता है। ठीक है, आयन मंडल को ब्रह्मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फैलाव जो है 80 से 400 किलोमीटर तक है। पांचवा क्या है, बरहीन मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। देखिए सबसे नीची परत कौन सा, क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी बरहीमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैस से, जैसे ही हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। तो यहाँ पे जितनी भी हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन होता है यहीं से क्या होता है, अंतरिक्ष में तैरती रहती है। रमेश ने कहा तब तो हम सभी कई परतों से गिरे हैं। सुरेश ने कहा बिल्कुल ठीक, यही परत कई तरह से हमें प्रभावित करते हैं। राधा ने कहा इन बातों में तो हमें समय का ध्यान ही नहीं रखा। देखो सूर्यास्त हो गया। सभी ने सूर्य की दिशा में देखा जो बहुत बड़ा व संतरे रंग का लग रहा था। सूर्य के इस रूप को देखकर सभी रोमांचित थे। इसी की चर्चा करते हुए घर की ओर चल पड़े। तो देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कहानी को आपको समझाने के लिए की गई है। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की जो हमारा वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसे है, तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, और गैस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे देखा हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर बढ़ती है तो क्या क्या हमको लॉसेस हो सकती है, हानि हो सकती है। फिर हमने मंडल के बारे में जानने की कोशिश की कि जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी परतें हैं, जिसमें 5 परत के बारे में जाना। क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाली परतें, जिसमें क्या पढ़ा कि उसमें क्या होता है, वेदर से रिलेटेड यानी कि मौसम संबंधित घटनाएं वहीं से पता लगती है। फिर हमने समताप मंडल पढ़ा, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ती है। फिर मध्य मंडल पढ़ा, मध्य मंडल में पढ़ा जहाँ पे उल्का पिंड से बचाती है। आयन मंडल पढ़ा जहाँ पे रेडियो तरंग जो होती है हमारे पृथ्वी पर पहुँचती है, वो आयन मंडल के थ्रू पड़ती है। फिर बरही मंडल पढ़ा जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस जो होते हैं, लाइट गैस, वो यहाँ पे तैरती रहती है। तो इस तरीके से हमने सब चीज़ को जानने की कोशिश की। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी हो गाइस। और यहाँ पे अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर है, इसको तो मैं कराऊंगा अलग से वीडियो में। आइए देख लेते हैं। सही विकल्प को चुने। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि पृथ्वी की ऊपर जब जैसे जैसे जाते हैं सांस लेना कठिन क्यों होते हैं, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है।
नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों गलत है, ऊपर की घ नंबर सही है, यानी वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ऊपर बढ़ने पे कम होती जाती है। पहले कौन सा भाग गर्म होता है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले हमारा जो होता है पर्वत भाग नहीं होता है, सबसे पहले हमारा नीचे वाला भाग यानी स्थल की सतह यानी जो ज़मीनी सतह है वो गर्म होता है। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 20.99% है, जो कि 21% के ये करीब है। वायुमंडल की सबसे पहली परत है, सबसे पहली परत क्या है वायुमंडल की, अगर बात किया जाए तो वो क्या है, तो क्षोभ मंडल है। रेडियो तरंग किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है, तो ये किस मंडल से आती है, तो ये आयन मंडल से आती है। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको जानना चाहिए। रिक्त स्थान को भरिए। समताप मंडल का आरंभ यानी समताप मंडल का जब आरंभ होता है तो कौन क्षोभ मंडल के बाद होता है, यानी किसके बाद होता है, यानी कि उससे पहले कौन होता है, यानी कि क्षोभ मंडल ही होता है ना। क्षोभ मंडल के समताप मंडल का आरंभ यानी शुरू, आरंभ जो होता है वो क्षोभ मंडल के बाद। वायुमंडल का फैलाव कितना है, वायुमंडल का 80 से 400 तक किलोमीटर तक है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो ये सब कुछ आपको रिक्त स्थान है जो कि आपको भी पढ़े हैं और भर दीजिए। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से तो कितना पड़े, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। हल्की गैस में क्या क्या पड़े, हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। संताप मंडल का आरंभ के बाद क्या होता है, क्षोभ मंडल के बाद। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन 78%। तापमान बढ़ने से क्या होता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, समुद्री के जल स्तर में वृद्धि होती है। और देखिए O3 यानी कि जो हमारा ओजोन गैस को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, या CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इस तरीके से वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल चारों तरफ फैली गैसीय आवरण जो हमारे चारों तरफ दिखती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखलाए, एक वृत्त बनाकर गैस को दिखा सकते हैं कि 6-7 गैस जो है उसकी प्रतिशत क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है, कैसे, किसी एक मंडल के न होने से क्या क्या कठिनाई होगी। इस तरीके से आपको ये हम करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी हो मेरी। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस और बेल आइकन को बजाइए। थैंक यू सो मच गाइस।